चलो अब आज डिस्कस करते हैं जीपी की फर्स्ट असाइनमेंट। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बिल्कुल ध्यान में रखना कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो अब हम कर रहे हैं एज अ टॉपिक, इससे पहले हमने क्या करा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कंप्लीटली याद रखना कि ये टॉपिक एपी जीपी और आगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी हम लोग रेगुलर सिलेबस में कर लेंगे और आगे स्पेशल सीक्वेंसेस। मतलब कंप्लीट जो प्रोग्रेशंस एज अ टॉपिक है ये एक्चुअली अगर अभी हमें प्रॉपरली समझ में आ जाए तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हमारा अभी रेडी है। हर टॉपिक की अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस है। जीपी में जो कंप्लीट याद रखना, हमने कई बार सुना है कि आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्चुअली सेंस क्या बनता है। याद रखना कि क्वेश्चंस दो ही तरह के होते हैं, या कंसेप्ट पे वो हमें ब्लॉक करेंगे या हमें ब्लॉक करेंगे प्रोसेस में। तो जो चैप्टर अभी हम कर रहे हैं या हमें वो कंसेप्ट पे ब्लॉक करेंगे, मतलब हमें कंसेप्चुअली देख के क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा कि हमने करना कैसे, या हमें वो ब्लॉक करते हैं प्रोसेस पे। जितने भी क्वेश्चंस आज तक बने हैं, जितनी भी बुक्स में, कहीं से किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस एक्चुअली जो होंगे वो दो तरीके से ब्लॉक्ड होंगे। पूरी साइंसेज में, इनफैक्ट कॉमर्स में भी अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो हम बिल्कुल ही मास्टरी वाले जोन में आ जाएंगे इनटू एनी टॉपिक। तो अब जो याद रखना कि प्रोग्रेशंस जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट प्रोग्रेशन चैप्टर, ये एक्चुअली प्रोसेस पे ब्लॉक होने वाला चैप्टर है। कंसेप्चुअली देखो, कंसेप्ट हमें एपी हमने 10th में करा हुआ है, जीपी कई बच्चों ने 10th में सुना होता है, कई बच्चों ने अभी आके 11th में देखा होता है, पर एक्चुअली ये चैप्टर कंप्लीटली पूरी तरह वो हमें ब्लॉक कैसे करवाएंगे। हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे पर हमें क्लिक नहीं करेगा कि उन्होंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें कैसे फंसा लिया। क्वेश्चन हमें आता होगा, थ्योरी हमें आती होगी, तो हम कहाँ पे फंसे, प्रोसेस पे। तो एग्जैक्टली इस अंडरस्टैंडिंग को गर्दन से पकड़ना। याद रखना कि अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन पे अगर ब्लॉक हो जाओ तो अकेला गोल्डन रूल ये याद रखना कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय मेरा पैटर्न ये होता है कि क्वेश्चन के शुरू में पढ़ो कि एग्जामिनर ने क्या सोचा। लंबा रास्ता, लॉन्ग रूट हमने अडॉप्ट नहीं करना। हमने ये बात कई बार सुनी है, उसको एग्जीक्यूट करना सीखो। तो चलो शुरू करते हैं आज वाले असाइनमेंट की कंप्लीट डिस्कशन। हर क्वेश्चन शुरू वाले बहुत इजी हैं, तो उस पर बहुत समय नहीं लगाएंगे, पर एक बार गो थ्रू हो लेते सारे क्वेश्चन से। एंड में जाके क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसलिए कंप्लीटली एंड तक हर क्वेश्चन को नोटिस करना। अब ये देखो, अब देखो ये बिल्कुल सिंपल था, पर केवल रिदम बनाना था इस फर्स्ट असाइनमेंट में, इसलिए एग्जैक्टली ऐसी है। सेकेंड वाली में और बहुत काम के क्वेश्चन होंगे। हमें गिवन था कि फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 81। हमें क्लैरिटी है पढ़ते ही कि लिखेंगे कैसे। फर्स्ट टर्म ए माने कॉमन रेशियो हमने आर माना, तो ए इंटू आर की पावर 481 है। सेकंड टर्म गिवन है कि 24 है। फाइंड द जीपी का मतलब ए और आर निकालना है, तो हमने सेकंड टर्म लिखी, ये लिखी, दिखा, दोनों को डिवाइड कर लो। आर क्यूब कितना बन गया वहाँ से, सिंपली 81/24 दैट इज 27/8। वहाँ से आर आ गया 3/2। आर की वैल्यू फिल करी, ए आ गया 16। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, अपनी सारी मिस्टेक्स को जज करना कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से ब्लॉक हुए, क्योंकि इसमें ट्रिक कोई नहीं है, पर हमें लिखना सही तरीके से आना चाहिए। तो इसलिए डिस्कशन में हर बात को समझना। हमें जीपी का फर्स्ट टर्म गिवन था कि 1 है, थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम गिवन था कि 90 है। तो ए 1 है, आर हमने आर मान लिया, पूछा भी आर ही हुआ है, तो ए इंटू आर स्क्वायर प्लस ए इंटू आर की पावर 4, ये हमें गिवन था कि 90 है। तो सिंपली वहाँ से ए तो 1 ही था, आर स्क्वायर का नाम टी रख लिया ताकि कि हम लोग की स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वाड्रेटिक बन जाए। वहाँ से टी की वैल्यू निकाली विच इज़ आइदर 9 और -10। -10 रिजेक्ट हो गई क्योंकि आर स्क्वायर -10 तो हो नहीं सकता रियल टर्म्स में। तो आर स्क्वायर अगर 9 हो गया तो वहाँ से आर आ गया +-3। तो याद रखना कि r इज इक्वल टू +-3 दोनों राइट आंसर आए। हमने ये बात को क्लैरिटी में लीनियर इक्वेशंस के समय भी समझा है, और याद रखना बढ़िया अच्छे बच्चे भी इस अंडरस्टैंडिंग को पकड़ नहीं पाते। हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3। याद रखना, किसी ने बोला कि अगर x स्क्वायर रूट ऑफ 9 है तो इट्स आंसर वुड बी 3। मतलब हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर वुड बी ओनली मॉड x। इस बात पे भी आईआईटी में इतनी बार क्वेश्चंस आए हैं। आईआईटी में आए हों ना आए हों, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सही बात बोलनी आनी चाहिए, हमें सही बात पता होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर, एक्स कोई रियल नंबर है, नेगेटिव भी हो सकता था। -3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। याद रखना, पर यहाँ पे ये केस नहीं था। यहाँ पे x स्क्वायर अगर 9 है
तो हमें क्लैरिटी है कि वो सिंपली हम लोग इस 9 को उधर ले जाके फैक्टराइज कर सकते हैं, वहाँ से x के 2 आंसर आ जाते हैं 3 और -3। ये अलग है, ये अलग है, याद रखना ये और ये सेम बात नहीं होते। हमने इस बात को क्लैरिटी में लीनियर इक्वेशंस में और बार बार डिस्कशन में देखा है, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो देखो बातें बहुत छोटी छोटी हैं पर वर्ड बाय वर्ड समझ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, बिल्कुल बेकार है, हमने क्लास में भी करा हुआ था। हमें गिवन है कि फर्स्ट और nth टर्म ऑफ अ जीपी आर a एंड b। तो जो b था वो क्या था, इस जीपी का nth टर्म। तो tn एक्चुअली कितना हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n-1। तो अब हम लोग इसको स्कूल के एग्जाम में दिखाते कैसे कि पी स्क्वायर बराबर है ए बी की पावर n के। तो उसको लिखना कैसे था, b हमें पता है, a हमने सिंपली a ही रखा। तो जब हम a इंटू बी करेंगे तो सिंपली इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड गिव अस सिंपली a स्क्वायर इंटू आर की पावर n-1। अब p हमें क्या गिवन है, देखो इस बात को समझना, नए क्वेश्चंस को देख के 99.9% बच्चे इसलिए ब्लॉक हो जाते हैं कि वो लिखने से घबराते हैं। तो उस चीज़ पे अपना करेज डेवलप करना। अब देखो इस केस में p बच्चा बनाते घबराता, तो p एक्चुअली क्या है, a इंटू ए आर, ऐसे लास्ट में a इंटू आर की पावर n-1। तो इन क्वेश्चंस में डरना वरना नहीं होता, कुछ स्पेशल बात नहीं है, लिखना सीखो। अब देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं, n टर्म्स। तो इन सब का जब a मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, a की पावर n, और r की पावर नोटिस करो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, अगले में 3, लास्ट में n-1। तो जब ये सारे r मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऊपर ऐड कर जाएंगी। वो बन गया ऊपर 1 से लेके n-1 तक का सम, विच इज़ एन AP। कल को हमें इसका सम भी आता होगा पर आज इसको AP की तरह करते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-1। यहाँ शुरू वाली देखो, यहाँ पे r की पावर 0 है तो एक 0 भी ऐड कर लो। तो ये n टर्म्स थी, इनका सिंपली हमने सम करा, इस AP का सम करा जो कि पावर में दे गया n इंटू n-1/2। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में सुनने के बाद भी अगर ब्लॉक हुए तो अब कॉन्फिडेंटली इसको हैंडल करना चाहिए था। नहीं करा तो अभी भी इसको अपनी कॉपी में खुद निकालो। क्वेश्चन सॉल्व तभी होंगे जब हम एक्चुअली उनको अपने आप सॉल्व करेंगे। p ये बना तो p स्क्वायर एग्जैक्टली वही बन रहा है, p स्क्वायर इज वॉट, a की पावर 2n, r की पावर n इंटू n-1, वही हमने प्रूव करना था। तो ये ab की पावर n एग्जैक्टली वही बन गया जो p स्क्वायर है, वही हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो ये भी हमने क्लास में करा हुआ है, केवल उसी का रिवीजन था। हमें गिवन था कि इन अ फाइनाइट जीपी प्रूव करो कि द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज द सेम। तो हमने ये प्रूव करना था कि जो शुरू से अगर हम kth टर्म लें और हम लोग एंड से अगर kth टर्म लें तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जवाब एग्जैक्टली वही आता है जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। अब रिकॉल करो कि हमने सेम तरह की प्रॉपर्टी कभी करी थी AP में। AP में क्या होता था कि kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और kth टर्म फ्रॉम द एंड का जो सम होता है वो बराबर होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के। बिल्कुल एग्जैक्टली वही अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने अब चलानी थी। फर्स्ट टर्म A ली, लास्ट टर्म nth टर्म को हमने L मान लिया, तो Tn हो गया a इंटू आर की पावर n-1। तो अब इसका वैसे रोल नहीं था, ये a है तो जो kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग थी वो क्या बन जाती, a इंटू आर की पावर k-1। अब ऐसे ही अगर रिवर्स में सोचो तो अगर ये L है तो इसके टर्म में इससे पहले वाली टर्म क्या होती, L/R। उससे पहले देखो ये आगे GP है जिसका कॉमन रेशियो R है, तो अगर इसको रिवर्स में देखो तो वो भी एक GP है जिसका जो कॉमन रेशियो है दैट इज 1/R। तो ये 1/R उससे पहले क्या बनता है, L/R²। तो अगर हम ऐसे ही kth टर्म फ्रॉम द एंड अगर ऑब्टेन करें वो आती L इंटू 1/R की पावर k-1। दिस वॉज द kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड दिस वॉज द kth टर्म फ्रॉम द एंड। इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, ये टर्म हो गई डायरेक्टली कैंसिल और दैट इज अगेन a इंटू L। तो इसमें अब काम की बात क्या है कि इसको फॉर एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम ध्यान में रखना। हमें पता होता है, मुझे पता है कि kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग kth टर्म फ्रॉम द एंड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के। ये अंडरस्टैंडिंग हमें कई सारे क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से काम आती रहती है। इनफैक्ट जो क्वेश्चन अभी हमने पीछे करा सॉल्व, उसमें हमने प्रूव करना था कि एक GP जिसमें फर्स्ट टर्म A और लास्ट टर्म अगर B है तो हमने p स्क्वायर को प्रूव करना था कि वो AB की पावर n है। अभी देखो हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं। अब नोटिस करो कि A इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, A इंटू बी। सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली अगर हम सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को भी अगर मान लो मल्टीप्लाई करते तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता, A इंटू बी।
थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, a इंटू बी। तो आर वी एबल टू सी कि ऐसा करने पे हमें ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे कितनी ए बी के पेयर्स मिल जाते n/2। तो ओरली हमें समझ में आता है कि जो p था वो एक्चुअली ए बी की पावर n/2 था। कैसे करा अब मैंने, सेम क्वेश्चन जो पीछे हमने मेहनत से करा है उसी को अब हमने सॉल्व करा ओरली, क्योंकि हमें ये बात की क्लैरिटी है। तो ऐसे हमने फास्ट होना शुरू हो जाना है। तो अब यहाँ पे n अगर इवन है तब तो ये बात क्लियरली जस्टिफाई हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो पेयर्स बनते वो n/2 बन जाते। अब ऐसे n अगर ऑड भी होता तो भी ये बात जस्टिफाई होती है, उस वजह से अपने माइंड को कंफ्यूज मत करना। इनफैक्ट वो बना के भी देखोगे तो भी बन जाएगा, पर ये थॉट क्लियरली अपने माइंड में रखना। स्कूल के एग्जाम में हम क्वेश्चन ऐसे नहीं करके दिखाएंगे, वहाँ पे मेहनत से बिल्कुल लास्ट जो ऐसे हमने क्लास में भी करा डिस्कस एग्जैक्टली वैसे करेंगे, पर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे बोलेंगे। याद रखना ये पैटर्न हमें पता होता है। एपी में क्या होता है, के टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग के टर्म फ्रॉम द एंड का जो सम है वो बराबर होता है फर्स्ट और लास्ट के। जीपी में क्या होता है, के फ्रॉम द बिगिनिंग के फ्रॉम द एंड का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है फर्स्ट और लास्ट के। इसका यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आगे, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल सिंपल था, बस प्रैक्टिस के लिए दिया था। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216। नंबर्स क्या लेने हैं जीपी में, ए आर और AR स्क्वायर। सिंपली बुक्स में इसको अलग तरीके से बोला होता है, हमने वैसे नहीं करना। ए आर AR स्क्वायर, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमें गिवन था 216 है, वहाँ से AR आ गया 6। अब हमें गिवन है सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर। पेयर का मतलब पहले दो को मल्टीप्लाई करो प्लस सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई करो प्लस फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करो। हमने वो बना दिया, वो हमें गिवन है कि दैट इज़ 156। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन्स हैं। तो आगे अब अगर हम लोग नहीं सॉल्व कर पाते तो गलती कहाँ पे हुई, प्रोसेस में। जो जीपी ने हमें बताना था, नोटिस करो कि वो बता दिया। अगर मान लो ये क्वेश्चन हमसे इसके बाद अगर नहीं हो पाता तो हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे उड़ी, एक्चुअली प्रोसेस में। तो दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड। लोग गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि जीपी टफ है। जीपी तो बेचारा अपना काम कर गया, गलती कहाँ पे हुई, प्रोसेस में। तो उस बात को गर्दन से पकड़ना शुरू करो, फिर ये क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो दिखता डायरेक्टली यहाँ पे ए। अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा कि AR मुझे दिखा कि 6 है, तो जहाँ जहाँ AR बना था उसको मैंने डाल दिया 6। देखो यहाँ पे AR है, AR स्क्वायर में से एक R हटा दो तो वो भी AR है। 6 और एक और 6, वो बन गया 36 इंटू R। ये यहाँ से A स्क्वायर R स्क्वायर बन गया विच इज़ 36, ये बराबर है 156 के। फिर यहाँ से R की वैल्यू, सिंपली A की वैल्यू R की वैल्यू निकाल दी, चलो दैट इज 6/, उसको यहाँ फिल कर दिया और हमारे पास A आ गया। ये बन गया A स्क्वायर माइनस 18A माइनस 2A प्लस 36। ये फैक्टराइज हो रहा है सिंपली, A कॉमन A माइनस 18 माइनस 2 कॉमन A माइनस 18 इक्वल टू 0। वहाँ से A आ गया 18 या फिर A आ गया 2। बस क्वेश्चन खत्म। जब A पता है और हमें A और R के बीच का कनेक्शन पता है तो कॉरस्पॉन्डिंग R आ गया। तो क्वेश्चन उसके बाद ब्रेक हो गया। मेन काम क्या था कि इस अंडरस्टैंडिंग को राइट पकड़ो। अब नेक्स्ट देखो, याद रखना बिना अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करे कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि अपने माइंड की वायरिंग, हमारे माइंड की वायरिंग एक्चुअली हमारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करने से ही ठीक होगी। ये हिस्ट्री का एग्जाम नहीं है, हमने डेट नहीं याद करनी। मतलब आई एम नॉट इन्फॉर्मिंग यू समथिंग, आई एम एक्चुअली मेकिंग यू चेंज द वायरिंग ऑफ योर सेटअप बाय योर सेल्फ। मैं आप सामने बिठा के आपका दिमाग खोल के उसकी वायरिंग चेंज नहीं कर सकता, यू हैव टू डू इट। तो वो कैसे करोगे, जैसे जैसे हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन हिट करते रहें वैसे वैसे अपने आप समय लगा के हर क्वेश्चन को देखो। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, 3 नंबर्स इन जीपी। हमें कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए था A AR और AR स्क्वायर। फिर हमें डेटा को समझना होता है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 21, तो हमने लिखा A प्लस AR स्क्वायर इज 21। फिर उनके स्क्वायर्स का सम गिवन था कि 189 है। हमने तीनों को स्क्वायर करा, उसको A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R की पावर 4। A स्क्वायर कॉमन, हमें सेकेंड इक्वेशन ये मिल गई कि ये बराबर है 189। तो अब नोटिस करो कि हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन्स हैं। तो इसके बाद अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाता तो क्या जीपी की गलती हुई, तो नोटिस करो तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे आज तक की अंडरस्टैंडिंग जो हमने बनाई अप टू 10th। तो बच्चों को वो नहीं समझ होती, बस उसको पकड़ो। अब क्या करें, मान लो मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर ली। स्क्वायरिंग क्यों करी, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं A स्क्वायर कैंसिल करा दूँ। तो 21 का स्क्वायर कर लिया और इन दोनों को डिवाइड कर दिया। सारी गड़बड़ एक्चुअली यहाँ होती है। हमें गड़बड़ क्या होती है कि हमें ये फैक्टराइज करना नहीं आता।
तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 कई बच्चों ने करा होता है और कई को नहीं आता, पर जो 10th में थे ऑन द ट्रू मैथ प्लेटफॉर्म उनको ये कराया हुआ है कि ये फैक्टराइज हो जाता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टराइज हो जाता है। कैसे फैक्टराइज हो जाता है? इसको फैक्टराइज करना हो तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपली ये क्या बन गया 1 प्लस, ये क्या बन गया 1 प्लस सिंपली एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर विच इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करा, वहाँ से हमें डायरेक्टली मिल गया कि दिस इज एग्जैक्टली द टर्म जो हमें चाहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसको ध्यान में रखना, जैसे हमने बनाया सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बार कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, आर में क्वाड्रेटिक बनी, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, आर की वहाँ से वैल्यू निकल आई। ये 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज हो रहा है, सिंपली आर की वैल्यू निकाल दो, क्वेश्चन खत्म। आर आ गया तो ए भी आ गया। तो द ओनली स्किल वॉज एक्चुअली दिस स्टेप। तो जिसका ये नहीं हुआ उसको क्या ये बात कभी समझ में आ सकती है कि एक्चुअली जो गलती है वो कभी 9th क्लास में या 8th क्लास में या 10th क्लास में करवाए गए फैक्टराइजेशन की? तो हमें किसी छोटी क्लास की फैक्टराइजेशन ने बड़ी क्लास का जीपी करने से रोक दिया। तो इस बात को समझना। अब नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल बेकार था। हमें गिवन था फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9। तो थर्ड माइनस फर्स्ट बराबर है 9 के, एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। तो सेकंड टर्म माइनस फोर्थ टर्म बराबर होगा 18 के। सिंपली हम लोग टर्म्स इसमें से आर कॉमन ले लो, ए आर, इसमें से ए कॉमन ले लो, डिवाइड करो डायरेक्टली, आर आ गया -2, ए आ गया 3। तो ये बिल्कुल सिंपल था, इस पर बहुत टाइम नहीं लगाते। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली स्किल कोई नहीं था, अकेला स्किल क्या था कि इसकी लैंग्वेज न्यू थी। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन को करने में अगर ब्लॉक हुए हो तो अभी भी एक्चुअली पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद कंप्लीट करो, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं, अपने आप करने से बेटर कुछ नहीं हो सकता। हमें क्या गिवन है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स इन जीपी। तो हमारी कॉपी में शुरू कैसे करना चाहिए था हमें कि हमने सिंपली एक 3 डिजिट का नंबर मान लिया और उसको सिंपली एक ऑर्डर में जीपी ले लिया, ए आर स्क्वायर लिखा। किसी और के मन में ए आर स्क्वायर भी आया होता तो भी एक ही बात थी। अब हमें गिवन था द सम ऑफ द राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड डिजिट्स। राइट हैंड का डिजिट और लेफ्ट हैंड का डिजिट्स, इनका जो सम है एक्सीड्स ट्वाइस द मिडिल डिजिट बाय 1। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का जो सम है वो मिडिल डिजिट के ट्वाइस से भी 1 ज़्यादा है। इसका मतलब मिडिल डिजिट का ट्वाइस करके अगर उसमें 1 ऐड करें तो बराबर आएगा इसके और इसके। तो जो हमें कहा गया वो हमने करा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाले डिजिट में जब हमने इन दोनों को ऐड करा तो ये बराबर होना चाहिए ट्वाइस द मिडिल डिजिट प्लस 1 के। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई इस लैंग्वेज को पढ़ के। अब हमें गिवन था द सम ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड द मिडिल डिजिट्स इज 2/3। लेफ्ट हैंड एंड द मिडिल डिजिट इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ द मिडिल डिजिट एंड द राइट हैंड डिजिट्स। तो हमने वो भी करा। लेफ्ट हैंड और मिडिल डिजिट का सम बराबर है 2/3 ऑफ द मिडिल डिजिट एंड द राइट हैंड डिजिट। हमने एग्जैक्टली वो करा। उससे क्या हुआ कि ए और आर में एक और इक्वेशन आ गई, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा। ए नोटिस करो कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, तो वहाँ से आर डायरेक्टली ऑब्टेन हो रहा है। आर या तो आ रहा है -1 या फिर आर आ रहा है 2/3। अब आर -1 तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि डिजिट्स ऑफ अ नंबर है। तो अगर आर -1 होगा तो ये डिजिट नेगेटिव हो जाता, तो वो केस कर दिया रिजेक्ट। आर की वैल्यू डाली 2/3, इसको पहली इक्वेशन में डाल दिया, सिंपली वहाँ से ए हमने निकाल लिया। ये आ गया सिंपली 9 प्लस ए 13a/9 प्लस ये बन जाएगा 12a/9। वहाँ से a/9 आ गया 1, वहाँ से a आ गया 9 और r कितना है 2/3। तो ये प्लेस क्या बनी 9, ये बनी उसकी 2/3 दैट इज़ 6 और ये बनी उसकी 2/3 दैट इज़ 4। तो द नंबर इज़ 469। ये आंसर था। तो एग्जैक्टली ये पैटर्न, ये अंडरस्टैंडिंग को नोटिस करो। अगर इस क्वेश्चन में ब्लॉक हुए तो कहाँ ब्लॉक हुए, इसको समझना। ब्लॉक हुए इसको लिखने में। क्यों ब्लॉक हुए? क्योंकि हम नई लैंग्वेज को पढ़ के पैनिक कर जाते हैं। तो उस बात को समझना। नई लैंग्वेज को पढ़ के पैनिक नहीं करते, हम लोग बहुत जीनियस मोड में जाएंगे। पर वो कौन जाएगा? बोले यू वुड बी गोइंग। एंड हाउ यू वुड बी गोइंग? यू वुड बी एक्चुअली गैदरिंग द करेज टू रीड एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन, because 99.9% people are not able to actually gather this much of courage। डरते हैं लोग, उनको डर लगता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पता नहीं कौन सा करंट लग जाएगा। कुछ नहीं होना,
कुछ नहीं होता, लैंग्वेज पढ़ो, उसको कन्वर्ट करो, जो बोला गया वो है क्या एक्चुअली। अब नेक्स्ट करो। अब देखो क्या बोला, हमें बोला कि इन अ सेट ऑफ 4 नंबर्स द फर्स्ट 3 आर इन जीपी एंड द लास्ट 3 आर इन एपी। अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा ये क्या चक्कर है, 4 नंबर्स एंड द फर्स्ट 3 आर इन जीपी। तो दैट वाज अ सिंपल स्टोरी। मान लो मैंने ए आर स्क्वायर ले लिया, हमें बोला था लास्ट 3 आर इन जीपी विथ अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 6। मतलब ये जो लास्ट 3 हैं ये जीपी में है, तो इसलिए मेरे को ये टर्म तो पता नहीं थी, तो आई जस्ट क्रिएटेड दिस टर्म यूजिंग दिस लैंग्वेज। तो इफ दीज 3 आर इन एपी, तो ये आर स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगा ए आर स्क्वायर प्लस 6। क्यों? क्योंकि ए पी का हमें कॉमन डिफरेंस गिवन था कि 6 है। तो इसमें पता है, इसमें चालाकी वाला स्टेप क्या करा, दैट वाज दिस कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व बहुत कम रखने की करी। मैं यहाँ पे इसका नाम डी भी रख सकता था, नहीं रखा, सिंपली इसका नाम रख लिया ए आर स्क्वायर प्लस 6, ताकि कि वेरिएबल कम रहे। वेरिएबल कितने अभी यहाँ पे 2, ए और आर। अब हमें ये तो समझ में आ गया, अब हमें इस किसी तरीके से ए और आर सब निकालना है। तो कैसे निकालें, हमें गिवन है इफ़ द फर्स्ट टर्म नंबर इज़ द सेम एज द फोर्थ, मतलब ए बराबर है ए आर स्क्वायर प्लस 6 के। तो एक इक्वेशन तो उन्होंने अपने आप बना के दे दी, साथ में अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि 2 अननोन्स हैं। 2 अननोन्स है तो इक्वेशंस कितनी होनी चाहिए, 2। अभी एक बनी, फर्स्ट इक्वेशन इज विथ अस, सो वी नीड वन मोर इक्वेशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कंप्लीटली। अब हमें दिया गया है कि दिस इज एन एपी, सो ये तो हमने एपी में ले लिया, ये भी तो एपी है, तो ए आर स्क्वायर माइनस ए आर बराबर होना चाहिए था 6 के। तो दिस वॉज द सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद इसमें कोई ट्रिक नहीं, जैसे हमने ये बना ली, ए और आर सॉल्व कर दो, वो इजीली हो पा रहे हैं। आर आ रहा है 1/2, इसको ऊपर डाल दो, ए भी आ जाएगा। अकेला सेंस क्या है कि हम लोग जो बात बताई गई उसको एग्जैक्टली अप्लाई कर पाए। यहाँ पे एक्चुअली दो केसेस बन जाते, आर बना -1/2, एक ही बना यहाँ पे केस। आर को जैसे हमने -1/2 इस शुरू वाली इक्वेशन में डाल दिया, वहाँ से ए आ गया। ए 8 आता होगा नंबर हमें गिवन है, तो ए वॉज 8, आर वॉज -1/2। नेक्स्ट हेलो, बिल्कुल सिंपल था। हमें गिवन था कि द pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ अ जीपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ये प्रूव कर दो, और बिल्कुल बेकार था। ऐसे के सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस हमने करे होते हैं पहले एपी में भी। हमें अगर ए बी सी गिवन है कि pth qth और rth टर्म्स ऑफ अ जीपी है, तो हमने बना लिया, pth टर्म हमें ए गिवन है, तो अब स्मॉल ए अगर pth टर्म अगर है, तो हमें समझ में आता है कि जो इस जीपी का फर्स्ट टर्म है वो अब हमें स्मॉल ए नहीं लेना चाहिए। तो जो पहली गलती बच्चे करते हैं वो इसको ये लिखते हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर इसको अपनी कॉपी में हमने अगर इसका ये बनाया तो हमने बिल्कुल सुपरिटी करी। एक बच्चा कहता है अरे फर्स्ट टर्म तो मेरी ए होती है, तो उसने फर्स्ट टर्म जब वो ये लिखता है तो कहता है अरे इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए है और ए है वो कैंसिल हो गए। पता नहीं हम कहाँ पे चले जाते हैं, हम ये सोच नहीं पाते कि एग्जामिनर ने जो हमारे माइंड में वेरिएबल एम्बेडेड है वो यूज़ कर लिया। तो यूज़ कर लिया तो फिर क्या हुआ, नया नाम रख लो। तो हमें एग्जैक्टली ये बोलना चाहिए था। कॉमन रेशियो भी कैपिटल आर रखा, क्यों? क्योंकि स्मॉल आर नाम क्वेश्चन में यूज्ड है, तो इसलिए हम लोग उसको भी यूज़ नहीं करेंगे। ये लिखा एग्जैक्टली हमने सेकेंड टर्म बनाई, मतलब pth टर्म बनाई, qth टर्म बनाई और ऐसे rth टर्म बनाई। इसके बाद कोई ट्रिक नहीं इसमें। सिंपली हमें क्या गिवन है, अब जब सिंपली a की पावर q माइनस आर करोगे, तो इसकी पावर जब q माइनस आर करोगे, इसकी पावर सिंपली r माइनस पी करोगे और इसकी पावर को p माइनस क्यू करोगे, तो सब में a की पावर जोड़ो। यहाँ से a की पावर q माइनस आर आई, अगले वाले से r माइनस पी और अगले वाले से p माइनस क्यू, तो a की पावर क्या आ गई 0। ऐसे ही r की पावर को नोटिस करो, r की पावर बनी p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ऐसे एग्जैक्टली बोलना, एग्जैक्टली समझो। तो a की पावर तो बनी 0, r की पावर में भी अगर नोटिस करो ना, तो अब देखो मैं इसमें बच्चे क्या करते, मतलब इसमें ना गड़बड़ क्या है, प्रोसेस को समझने की करना। We don't need to actually multiply and open this complete expression. We need to understand कि what is going to happen. नोटिस करो, जब ये -1 मल्टीप्लाई करेगा इस q माइनस आर से, तो क्या बनेगा r माइनस क्यू। यहाँ से क्या बनेगा p माइनस आर, यहाँ से क्या बनेगा q माइनस पी, तो वो बन जाएगा 0। ऐसे जब ये p मल्टीप्लाई करेगा q माइनस आर, तो बनेगा पी क्यू माइनस पी आर, यहाँ से क्यू आर माइनस क्यू पी और यहाँ से आर पी माइनस आर क्यू, वो भी 0 आ रहा है। तो a की पावर भी 0, r की पावर 0, आंसर आ गया 1। तो इस पैटर्न को समझो कि द वे द क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व। तो जब मेजर कहानी इस टॉपिक में एक्चुअली कहाँ पे आके रुकती है, प्रोसेस में। उस पर हमने बिल्कुल जीनियस वाले मोड में आना है। और वो कैसे आओगे, जब अपने हाथ से लिखोगे।
उससे नहीं बचना। अब ऐसे ही नेक्स्ट डे, ये बिल्कुल सिंपल था, हमें गिवन था जीपी का 4th 10th और 6th टर्म्स हमें गिवन है कि XYZ है, हमने तीनों बना लिए, तो हमने प्रूव करना है कि ये तीनों जीपी में है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, y/x और z/y बराबर होना चाहिए। तो हमें बोलना चाहिए था कि इफ़ वी हैव टू प्रूव दैट XYZ आर इन जीपी, तो या तो प्रूव कर दें कि y² बराबर है xz के, या फिर y/x और z/x दिखा दें कि बराबर है। तो वो हम लोग दिखा पा रहे हैं, y/x करो क्या बन रहा है r⁻6, z/x करो z/y करो तो भी क्या आ रहा है r⁻6, दोनों सेम आ गए, मतलब ये तीनों जीपी में। नेक्स्ट देखो 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन था ये भी, हमें p + qth टर्म ऑफ अ जीपी गिवन है कि a है। तो अब क्योंकि a नाम यहाँ पे यूज्ड है, तो जीपी का फर्स्ट टर्म अब हम स्मॉल a नहीं ले सकते थे, तो हमने सिंपली a × r⁻p + q - 1 ले लिया। ऐसे ही p - qth टर्म भी है, हमने ये करा हुआ है क्लास में क्वेश्चन, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहाँ से a² × r⁻2p - 2 ये बन गया ab, वहाँ से a × r⁻p - 1 आ गया √ab। वही हमने प्रूव करना था। देखो इस क्वेश्चन में पता है अच्छी बात क्या थी, कि जो हमने आज तक स्ट्रैटेजी बनाई वो क्या थी कि जीपी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए a और r को सॉल्व करो, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि TP, जो कि मुझे इसका आंसर बनाना है, किसका आंसर बनाना है, a × r⁻p - 1 का। मुझे a और r नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो I was able to obtain this expression without even actually solving a and r separately। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को, कॉमन रेशियो को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को समझ रहा होता तो मैं ये नोटिस करता कि मुझे अच्छा ये बात है, मुझे ये समझना चाहिए। तो हमने क्या सीखा कि हमारा प्रोसेस फास्ट कैसे हो, उसको पकड़ो, बिकॉज अभी बहुत लंबी जर्नी है। पूरी जर्नी में याद रखना अकेला ये स्किल है कि हमें ये बात समझ में आ जाए कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं IIT में। जो क्वेश्चंस वो एग्जामिनर हमें देंगे कि हमारा मन करे कि 4-4 पेज भरे, नहीं भरने, वही क्वेश्चन सॉल्व होना होता है 2-2 लाइनों में, 2-2 लाइन्स में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एग्जैक्टली दिस इज द प्रोसेस टू बी अंडरस्टूड विच वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग इन एवरी चैप्टर। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज जस्ट हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द सेम प्रोसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल था, हमें तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी गिवन है कि 16 है, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स गिवन था कि 120 है। तो बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट 3 टर्म्स ये बनी, जो नेक्स्ट 3 टर्म्स बनेंगी वो कौन सी बनेगी, 4th 5th और 6th, हमने वो लिखी। तो उसका फर्स्ट टर्म AR³ आता, फिर AR⁻4 कॉमन लिया, वहाँ से R कैंसिल होकर 2 आ गया, R2 आ गया, ऊपर फिल कर दो A आ गया। तो दिस वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और ईजिली होना चाहिए था। नेक्स्ट में हमें गिवन था कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसे का था जैसा हमने पहले करा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले जैसा डिस्कस करा है। The sum of 3 numbers in GP is 56. If we subtract 1, 7, 21 from these number in that order, वो AP में बन जाएंगे। तो हमें क्लैरिटी है, नंबर हमने 3 क्या लिए, A, AR और AR²। 1 हमने 1, 7 और 21 सब्ट्रैक्ट करा, तो ऐसा करने पे नंबर्स नए ऑब्टेन क्या हुए, सिंपली ये 3 नंबर्स बन गए। ये हमें गिवन है कि AP में मतलब बीच वाले का डबल बराबर होना चाहिए दिस प्लस दिस के, हमने वो लिखा। देखो मोटिव क्या है कि बच्चे यहाँ तक लिख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं। काम क्या है, एक्चुअली हमने A और R निकालना है। कितनी इक्वेशन चाहिए उसके लिए, 2 इक्वेशंस। हमें गिवन है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 56। तो A सिंपली A + AR + AR² हमें नोन है कि 56 है। सेकंड इक्वेशन एग्जामिनर ने हमसे बनवा दी। अब सिंपली हमने यहाँ से A और R की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से A कॉमन ले लिया, ये बनी टर्म, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, वहाँ से हमें R मिल गया, ये R में क्वाड्रेटिक बन गई, 3 कॉमन लेके काट दो, तो 2R² - 5R + 2 बराबर हो गया 0 के। वहाँ से सिंपली R निकाल दो। तो कोई ट्रिक नहीं होती, पर अपने आप जब तक खुद जवाब नहीं बनाओगे तब तक याद रखना एग्ज़ाम में जाके वहाँ पे खाली बैठे होगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसीलिए ये एज एन असाइनमेंट दी हुई थी। एज एन असाइनमेंट जब ये क्वेश्चन हमारे सामने पहले से अवेलेबल थे, तो जहाँ जहाँ भी ब्लॉक हुए हो एग्जैक्टली उसको नोटिस करो। और ये बहुत ही सिंपल लेवल की असाइनमेंट है। एंड में जाके थोड़े बहुत क्वेश्चंस फिर भी काम के हैं, पर इनमें पूरी तरह देखो बिल्कुल ना हमने अपने आप को ओवर कोजी नहीं रखना होता। वी हैव टू ब्रेक आवर कंफर्ट जोन। तो वो क्वेश्चंस के थ्रू ही करोगे। पैनिक हो कि मेरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी क्वेश्चन जो कि आपके रीच के बियॉन्ड हो। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के लगेगा ये तो छोटी सी बात थी। तो एग्जैक्टली उसी बात का ये
इजी सा एग्जाम्पल था। अब देखो ये क्वेश्चन में भी इसकी लैंग्वेज इंटरेस्टिंग थी। हमें क्या दिया गया, हमें कहा गया, और इंटरेस्टिंग थी। ये क्वेश्चन फंसा होगा जब अपने आप अटेम्प्ट करा होगा ना, तो इस क्वेश्चन में ब्लॉक हुए होगे। क्यों ब्लॉक हुए होगे? क्योंकि इसकी लैंग्वेज न्यू है। नई लैंग्वेज हमें हमेशा ऐसे करेगी कि ये नहीं हो पाएगा तेरे से। तो अपने माइंड को वहाँ पे चैलेंज करा करो कि मैंने करके दिखाना है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर वुड नेवर बी अ न्यू थ्योरी इन्वॉल्व। तो बिल्कुल आईआईटी के प्रोसेस के लिए क्या बात समझो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ओलंपियाड के लिए एनटीएससी दोगे, एनटीएससी का स्टेज 2 दोगे बहुत सारे बच्चे, ओलंपियाड का एग्ज़ाम दोगे, केवीपीवाई का एग्ज़ाम दोगे, सब में हर बार क्वेश्चन हर बार नया आएगा। वहाँ पे सारे बच्चे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इतनी सी बात उनको कभी नहीं समझ में आई होती कि क्वेश्चन कभी नया नहीं हो सकता, थ्योरी तो वही है। हम लोग नई लैंग्वेज को देख के घबरा जाते हैं, तो उसको पढ़ के उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना सीखो। अकेली ये बात समझो, पूरा सिलेबस कवर्ड है। हमें गिवन है फ्रॉम थ्री नंबर्स इन जीपी, अदर 3 numbers in GP are subtracted and the remainder are also found to be in GP। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोला गया। prove that the three sequences have the same common ratio। 3 नहीं 2 sequences हुई ना, 2 sequences have the same common ratio। तो हमने 3 numbers ले लिए GP में। अदर 3 numbers in GP are subtracted, तो हमने एक और GP ले ली। हमने इन दोनों को subtract करा, ये बनी सीरीज़। देखने में देखो ऑकवर्ड सी बनी, देख के हमें अच्छी नहीं लग रही, पर हमें दिया गया है कि जो ये 3 नंबर्स हैं ये भी जीपी में। तो अगर ये 3 नंबर्स अगर जीपी में है तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर बराबर होगा फर्स्ट इंटू थर्ड के। हमने वो करा विदाउट कंफ्यूजिंग आवरसेल्फ, कि जो हमें एग्जामिनर ने कहा है हम वो करते हैं, और प्रोसेस को उसके बाद हम बिल्कुल राइट करेंगे। अब सिंपली मैंने इसको एक्सपैंड करा, मुझे दिख रहा है, देखो मुझे दिख रहा है कि जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो यहाँ पे एक ए स्क्वायर आर स्क्वायर बनेगा। एक्सपैंड करेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर बनेगा। यहाँ नोटिस करो ये भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर बना हुआ है, तो मैंने कैंसिल कर दिया। कैलकुलेशंस पे बिल्कुल उसको मिनिमाइज करने की करी। यहाँ से प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करोगे। यहाँ से भी इसे और इसे मल्टीप्लाई करके प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर बनेगा, कैंसिल कर दिया उनको दोनों तरफ। यहाँ से बना -2a आर आर, यहाँ से बन गया ए आर स्क्वायर इंटू माइनस ए, और माइनस ए आर स्क्वायर इंटू ए, उसको लिख लिया। अब क्या करा, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर, वैसे a इंटू ए कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, डायरेक्टली कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, हमें ये मिल गया। तो अगर इन टर्म्स को इधर ले आए तो क्या विजिबल है कि ये स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर -2 टाइम्स स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर 0 आ गया। मतलब स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर आ गया 0, मतलब स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के। और हमने प्रूव क्या करना था कि बोथ द सीक्वेंसेस विल हैव द सेम कॉमन रेशियो। तो क्या दिखता है कि हमारा अपने आप ही प्रूव हो गया, कोई स्किल नहीं था। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर ब्लॉक हुए तो ये क्वेश्चन मत सीखो, क्वेश्चन है, ऐसे के इन्फाइनेटली मेनी क्वेश्चंस आएंगे। समझो ये कि क्वेश्चंस में कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता जो हम ना कर सकें। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम देने वाले हैं उसमें क्वेश्चंस कभी ऐसे नहीं होते जो हम ना कर सकें, पूरी तरह डूएबल काम होता है। तो लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका ये लिख पाने का करेज नहीं बनता। तो वो समझना शुरू करो। अब नेक्स्ट देखो, 100% बुक्स में इस क्वेश्चन को रटवाया हुआ है। 100% बुक्स में गलती क्या है, उसको रटने में भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जिस साल जिस भी ईयर आईआईटी में उनको ये बस हल्की सी भनक लगे, सोचो उन्होंने पूरा साल लगा के क्वेश्चन बनाना है। स्कूल के एग्जाम्स में इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम नहीं आती, हम बिल्कुल रट के इस क्वेश्चन को अप्लाई कर देते हैं। रटते क्या है कि इसमें से 8 कॉमन लो, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो। तो उसमें गलती क्या है कि हमें क्यों क्लिक करे एग्ज़ाम में जाके कि मुझे इसको 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करना है, हमें किसने वहाँ पे आके बताना है? तो इसका मतलब वो प्रोसेस में गड़बड़ है, इसका मतलब राइट प्रोसेस कुछ और है। तो राइट प्रोसेस क्या है कि इस बात को माइंड में बिठा लो कि जब भी कभी हमारे सामने एक अनजान सीरीज़ आए, और पूरे सिलेबस में आएगी, कितने सारे चैप्टर्स में, अकेले प्रोग्रेशंस में नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स में, और हर बार उस अनजान सीरीज़ को तोड़ने का तरीका क्या होता है कि उसके टीएन को तोड़ो, उसकी जर्नल टर्म बनाओ, उसकी जर्नल टर्म को तोड़ो। तो इसका पैटर्न नोटिस करते हैं, हमने करा हुआ है, क्वेश्चन क्लास में भी करा हुआ है। पर कई बार बच्चे ना, अब देखो, जब अब बहुत सारे बच्चे अब जो डिस्कस कर रहे हैं मेरे से, वो कई बार पूछते हैं कि ये मैं इसको बनाने में फंस रहा हूँ। तो विच इज़ परफेक्टली ओके, फंसना चाहिए।
तभी तो हम लोग का दिमाग चलना शुरू होता है, फंस के ही दिमाग चलना शुरू होता है, नहीं फंसे तो गड़बड़ है। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म इसकी T1 है, सेकंड टर्म इसकी T2 है। T2 क्या थी 88 विच इज़ एक्चुअली 8 + 80। जो T3 है वो 888 है विच इज़ व्हाट 8 + 80 + 800। अब अगर नोटिस करो तो ऐसी जो Tn है वो 8 + 80 + 800 कहाँ तक जाएगा? क्या विजिबल है कि ये 8 + 80 है, मतलब 8 × 10 की पावर 1। सेकेंड टर्म में 10 की पावर 1 तक जा रहा है, थर्ड टर्म में 8 × 10 की पावर 2 तक जा रहा है। तो हमें समझ में आता है कि जो nth टर्म होगा उसमें 8 × 10 की पावर n-1 तक जाएगा। सो नाउ दिस इन इट सेल्फ, इसका जो Tn बना, हमें क्या विजिबल है कि वो Tn खुद अपने आप में एक GP है। सिंपली ये खुद Tn एक GP बन गया, जिसका फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन रेशियो 10 है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करा ये बना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा ये बना, ये Tn है। Tn खुद अपने आप में एक GP आ गया, जिसका फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन रेशियो 10 है। हमने उस GP का सम करा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n। Tn में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? देखो T2 में 2 टर्म्स हैं, T3 में 3 टर्म्स हैं, Tn में कितनी टर्म्स होंगी? n। तो हमने उस GP का सम करा। अपने आप देखो ये बन गया 8/10 - 1 9। अब बन गई बात। तो अब हमने Tn को जैसे ही इसका कोड क्रैक कर लिया इस क्वेश्चन का, आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये स्किल याद रखना, हर बार इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जैक्टली लोग ये बात नहीं जानते। जैसे हमें ये बात समझ में आए उसका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते ये वाले। Tn हमने ये बनाया 8/9 बाहर, अब इसमें n की वैल्यू डालो 10 - 1, फिर इसमें n की वैल्यू 2 डालो, ये बन गया 10² - 1। अब इसको हम अलग अलग कर सकते थे। ये बन गया 8/9, 10 + 10² + 10³ एंड सो ऑन। ये एक GP का सम बना, और -1 -1 -1 कितनी बार आया? n बार, तो उसको -n अलग से कर दो। तो ये जो गिवन सीरीज, जो ऊपर जो क्वेश्चन हमें गिवन था, जो Sn बनता वो ये बनता। अब ये क्या बना अपने आप में 8/9, ये GP है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो 10 है। तो 10 × 10 की पावर n-1/10 - 1 -n, ये हमारा आंसर है। तो एग्जैक्टली ये पैटर्न हमने क्लास में भी डिस्कस करा हुआ था। अगर उसको तब बोलने में रह गए तो उसको फिर सुनो, पर गलत नहीं करना ये क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान में रखना। इस तरह के बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस और गिवन हैं, तो हमने रटने थोड़ी हैं कि हम सारे क्वेश्चंस करें। हमें बात समझ में आनी चाहिए, और बात ये नहीं है, ये तो हमने सॉल्यूशन कर लिया। सारी कहानी एक्चुअली हमने ये समझी, ये है स्टोरी, कि Tn को जब भी कभी ऐसे मेरे सामने नया क्वेश्चन आएगा तो मुझे याद रहना चाहिए कि मुझे उसकी जर्नल टर्म को समझना होता है। तो लोगों को ये नहीं आता। इस क्वेश्चन की कोई बात नहीं है, ऐसे कि हज़ारों क्वेश्चन आएंगे। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस तरह का कोई नया क्वेश्चन अगर वो बना के दे दें तो हमें नहीं फंसना चाहिए, तो हमें ये टॉपिक आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन ना हमने करा हुआ है क्लास में। हमें गिवन है कि S1 S2 S3 सम ऑफ n 2n और 3n टर्म्स ऑफ अ GP है, पर प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। S1 हमने बना लिया, S2 बना लिया, 2n टर्म्स का सम था, S3n बना लिया, S3 बना लिया। अब एक्चुअली पता है सीखना क्या था? देखो अब इस क्वेश्चन में मेरा प्रोसेस क्या होता, क्लियरली मतलब माय टारगेट ऑलवेज इज एक्चुअली टू सॉल्व द क्वेश्चन विथ मिनिमम पॉसिबल स्टेप्स। कम से कम डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, कम से कम बिल्कुल मतलब मिनिमम डिस्टर्बेंस के साथ हमने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये नहीं करना होता कि बस हम पूरी तरफ जंगल बना दें बहुत बड़ा बड़ा, वो नहीं करना होता। तो इन दिस क्वेश्चन आई हैड टू प्रूव दैट S1 × S3 - S2 इज इक्वल टू S2 - S1 का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो अब या तो हम लोग यहाँ पे S2 - S1 का होल स्क्वायर बनाते, लंबे क्वेश्चन में फंसते, पर अगर साफ साफ देखो तो S1 × S3 - S2, S3 - S2 करा, दोनों के नीचे r-1 आएगा, a कॉमन, r की पावर 3n - r की पावर 2n बनेगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। r की पावर 3n - r की पावर 2n में से r की पावर 2n कॉमन लिया तो टर्म ये बन गई। सो दिस इज S1 × S3 - S2। उधर जब S2 - S1 का होल स्क्वायर करा तो पूरा एक्सपैंड नहीं करा, नीचे r-1 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, r की पावर n कॉमन आ जाएगा, r की पावर n-1 का होल स्क्वायर, और दिखता है कि ये सेम बन गया। ये एग्जैक्टली वही टर्म बन गई जो हमें दोनों तरफ बनाने को कहा गया। ये a यहाँ से दोनों से a² कॉमन आ जाएगा, वो मिस हो गया लिखना, ये बनी टर्म, ये और ये एग्जैक्टली सेम बन गए। तो इसमें एक्सपैंड करके नहीं दिखाना होता, एग्जामिनर की लैंग्वेज को पकड़ना, दिस इज़ द मेन टास्क। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो ये भी हमने करा हुआ था। सेंस क्या है कि डायरेक्टली ये कोई अभी सीरीज़ नहीं बन रही, समेशन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, तो कुछ नहीं करना होता,
उसका पैटर्न समझना होता है। जब अब यहाँ पे उन्होंने TN पहले से बना के दिया हुआ है, तो जो हमने पीछे भी क्वेश्चन करा ना 8 + 88 एंड सो ऑन वाला, ये उससे ईजी था और हमने क्लास में भी करा हुआ है। तो जब इसमें R को 1 डालोगे तो ये बनेगा, R को 2 डालोगे ये बनेगा, R को 3 डालोगे ये बनेगा एंड सो ऑन। तो सिंपली जब हमने ये पैटर्न जब क्रिएट करा तो हमें एक बात दिखी कि जब हम लोग सबको हमने इन सबका अब सम करना है, तो हमें दिखा कि बजाय यूं सम करने के हॉरिजॉन्टली, एक्चुअली ये भी तो कर सकते हैं कि इसका सम कर लें फिर माइनस इसका सम कर लें और उन दोनों के बीच में माइनस है तो बाद में माइनस साइन लगा देंगे। तो ये एक्चुअली क्या बन गया 3 + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 3 की पावर n तक, -2 2 स्क्वायर एंड लास्ट में 2 की पावर n तक। अब ये भी GP है, ये भी GP है, इन दोनों का अलग अलग सम कर दो, वही अपना आंसर है। 3 × 3 की पावर n -1 अपॉन 3 -1 -2 × 2 की पावर n -1 अपॉन 2 -1। तो दिस वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस हमारे माइंड में ये पैटर्न की क्लियरिटी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसको डिस्कस नहीं करते, ये सेम ही है 2 की पावर k + 3 की पावर k -1। k को 1 2 3 डाल के एग्जैक्टली सेम तरीके से ब्रेक करना था, तो दिस वॉज नथिंग एल्स टू बी डन। इसमें हमें गिवन था कि 1 + 2 + 2 स्क्वायर ऐसे सो ऑन कितनी टर्म्स ले लें कि सम 511 हो जाए, 511 हो जाए। तो हमने सिंपली सम करा, n टर्म्स तक हमने मान लो ये मान लिया, तो 2 की पावर n -1 GP बनी, वहाँ से n निकल आया 9। तो दिस वॉज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये हो गया होगा। नेक्स्ट में हमें गिवन था कि एक GP है, सम ऑफ इवन टर्म्स, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इवन, और सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। तो उसमें मान लो टर्म्स अगर मान लो 2n अगर ले ली, तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स कितनी बनी वो तो बना दी। अब जब सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस लोगे तो कौन सी टर्म लोगे, फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। तो इतनी सी बात जो कि हमने डिस्कस भी करी है वो ये कि हमें दिखता है कि ये खुद भी एक GP है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r² है और नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो इस GP का सम क्या बनता है, a × कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। जैसे हमने ये करा r की पावर 2n - 1 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो गया, हमें मिल गया r² -1 अपॉन r -1 विच इज़ r + 1 इज़ 5, मतलब r इज़ 4। और ये भी करा हुआ था तो ये राइट हुआ होगा। नेक्स्ट में हमें गिवन था कि शो दैट द, ये इजी था, ये वाला हमने ऐसे का पहले भी करा हुआ है, रेशियो ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स टू द नेक्स्ट n टर्म्स इज़ 1/r की पावर n। ये सिंपल था, ये इजीली हुआ होगा। इस वाले में अकेले काम की बात क्या थी कि हमें ये समझ में आ जाए कि जब भी कभी ऐसे का क्वेश्चन आए, जिसमें दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस दिया हो, मतलब 2 टर्म्स हम हमेशा देखते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, अगर कभी भी उससे ज़्यादा बनाया हो जैसे इसमें बनाया है, तो हम पहला काम ये करेंगे कि इसको इक्वल टू k डाल देंगे, दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप। उससे क्या होता है कि ये सब एक्चुअली एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। हमेशा ये इसके लिए याद रखना, पूरे सिलेबस में काम आएगा। तो अब a + bx अपॉन a - bx बराबर है k के। इसका देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बहुत काम की बात है। इसको लिख लिया k/1। अब इधर करा सिंपली न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, वही इधर भी करेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर k - 1, इधर बन गया k+1। ये सिंपली यहाँ से 2 कैंसिल, हमें मिल गया कि b/a बराबर है दिस इंटू x के। बिल्कुल ही सेम स्टोरी नेक्स्ट में है, तो वहाँ से c/b भी यही आ गया। इसका मतलब b/a बराबर है c/b के, बराबर है d/c के। और ये कब होगा, जब ABCD चारों कैसे होंगे GP में। तो दिस वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कहाँ पे लोग फंसते, वो इसको एग्जीक्यूट करने में, लिख पाने में फंसते हैं। तो इस क्वेश्चन में अकेली काम की बात अभी हमने क्या सुनी, ये स्टेप एग्जैक्टली हमें ये ऐसे ही आना चाहिए। नेक्स्ट भी सिंपल था पर करने पे फंसता। हमें दिया गया था कि ABCD अगर GP में है तो ये प्रूव कर दो, then show that b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर प्लस d - b का स्क्वायर इज a - d का स्क्वायर। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि बहुत साल पहले किसी क्वेश्चन में IIT में सब्जेक्टिव पेपर में ये बात यूज़ हुई है। अब हमने ये प्रूव करना था उस वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली मतलब अभी वो क्वेश्चन में किसी और सेंस की भी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं बताता।
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ उन्होंने मिक्स करके क्वेश्चन बनाया था जिसमें ये बात का यूज़ था। अब इस क्वेश्चन में आई हैव 2 रूट्स, मेरे पास 2 तरीके हैं। 2 तरीकों में से मुझे वो तरीका यूज़ करना होता है, यही सीखना है कि जिससे मेरी जो कैलकुलेशंस हैं वो ईजी बने। ये मेरा काम है। मेरा काम क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व भी हो और जल्दी भी सॉल्व हो। हमने वहाँ पे ऐसा नहीं करना है, एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना होता कि देखो मैंने कितनी मेहनत करी, सॉल्व नहीं हुआ। एग्जामिनर कहेगा कोई बात नहीं, तू बाहर जा, जिसका सॉल्व हुआ है वो उसको बुला, उसको अंदर भेज। हमें गिवन है कि ABCD आर ए GP। तो अब मेरे पास 2 रूट हैं। एक तो ये कि या तो इसको ले लें AR AR स्क्वायर AR क्यूब, विच इज़ ओके एंड गुड। अगर ऐसे भी करते हैं ठीक है, बस इसमें ज़्यादा हमें घिसना ज़्यादा पड़ जाता अपने आप को। नेक्स्ट मेरे को दिखता है कि अगर ABCD अगर GP में है, इसका मतलब जो B स्क्वायर है, जो B स्क्वायर है वो बराबर होगा AC के, और ऐसी जो C स्क्वायर है वो बराबर होगा BD के। B स्क्वायर बराबर होगा AC के, C स्क्वायर बराबर होगा BD के। ये क्यों थॉट आया मन में? मेरे मन में ये थॉट आया कि अगर, देखो ये थॉट आया, मैंने लिखा नहीं अभी, मेरे मन में ये थॉट आया कि अगर मैं ये काम करूं कि मैं सिंपली इसको एक्सपैंड कर दूं तो यहाँ पे प्लस A स्क्वायर आएगा प्लस D स्क्वायर आएगा, यहाँ से उनको रख लेते हैं। सिंपली मैंने LHS को एक्सपैंड करा, A स्क्वायर बना और ये D स्क्वायर बना। इसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर चाहिए हमें उस तरफ RHS में भी। -2AD आई हैव टू क्रिएट। तो कैसे करूँ क्रिएट, बाकी टर्म्स को देखते हैं। तो यहाँ पे 2B स्क्वायर, यहाँ जब इसको एक्सपैंड करोगे तो प्लस B स्क्वायर आएगा, इसको एक्सपैंड करोगे तो भी प्लस B स्क्वायर आएगा, वो बन जाएगा 2B स्क्वायर। ऐसे 2C स्क्वायर आएगा, 2BC एंड वॉट एवर। अब जो B स्क्वायर है वो बराबर है AC के, तो ये और ये कैंसिल हो गए। C स्क्वायर बराबर है BD के, तो ये और ये कैंसिल हो गए। ये बनी एक्सप्रेशन। तो मेरे पास क्या बचा, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर -2B, सिंपली -2BC। पर हमें तो A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर -2AD चाहिए। अब एक बात नोटिस करो कि अगर ये चारों GP में है तो B इंटू C का मल्टीप्लिकेशन, हमें क्लैरिटी है, वही होगा जो कि A इंटू D का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो BC की जगह हम AD लिख सकते थे। सिंपली क्या करा कि इस BC की जगह हमने पढ़ लिया AD। जैसे ये पढ़ा तो जो क्वेश्चन बुक्स में कई बार बहुत लेंथी तरीके से सॉल्व होगा वो हम इतनी ईजिली कर गए। कब कर पाए, जब हमें ये समझ में आता है कि एग्जामिनर ने हमें फंसाना ही प्रोसेस में है और हमने नहीं फंसना। कुछ भी क्वेश्चन डाल दें, कुछ नहीं होता, इसमें कोई स्किल नहीं है। पर वो स्किल हमारे अंदर, ये कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा, अपने आप लिख के। तो खुद लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व करो। अब नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आता है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बुक्स में देखोगे ऐसे का क्वेश्चन। हमें गिवन है कि A और B इसके रूट्स हैं, C और D हमें गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और ABCD GP में है। तो अगर ABCD GP में है तो GP क्या बनी, A AR AR स्क्वायर AR क्यूब। तो A प्लस AR स्क्वायर, यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, 3। तो A प्लस B 3 है, और AR क्यूब प्लस AR 4 बराबर है 12 के। वहाँ से सिंपली हम लोग कॉमन अगर ले लें, इसको AR लिख लें, इसको AR स्क्वायर लिख लें, इसको AR क्यूब लिख लें। वहाँ से R स्क्वायर 2 आ गया, R आ गया प्लस -2, दोनों हो सकता है। हमें नहीं गिवन कि जो GP है वो इंक्रीजिंग है, इसलिए दोनों हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो हमें क्लैरिटी है कि जो P है दैट इज़ A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। R को अगर मैं 2 लेता हूँ, अगर मैं R को 2 लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो A प्लस AR 3 है, वहाँ से A प्लस 2A 3 हो गया, वहाँ से A आ गया 1। तो GP क्या बनी, 1 2 4 और 8। तो इन दैट केस P कितना बन गया। अच्छा अब नोटिस करो, अब इस क्वेश्चन में ये भी नोटिस करो कि P वॉज एक्चुअली A इंटू B एंड Q वॉज वॉट, C इंटू D। हमसे पूछा, अब अगर मैं यहाँ पे इसको मैंने नोटिस करा कि मुझे तो ये निकालना है, तो अब P अपॉन Q अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो बन जाता है, इन दोनों को डिवाइड करो। सिंपली AB, ये A इंटू AR है, दिस इज AR स्क्वायर, और ये AR क्यूब। सिंपली डिवाइड करके हमें 1 सेकेंड में मिल जाएगा, दिस वुड बी A इंटू AR स्क्वायर और ये AR क्यूब। तो सिंपली डिवाइड करने पे P बाई Q बन जाता है 1 बाई R की पावर 4 बना, एक्चुअली R की पावर 5 यहाँ से 1 बाई R की पावर 4 बना। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P प्लस Q अपॉन Q प्लस P अपॉन Q माइनस P। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ कॉम्पोनेंट डिविडेंडम, तो बनता है R की पावर 4 प्लस 1 अपॉन R की पावर 4 माइनस 1। R की वैल्यू 2 फिल कर दो, डायरेक्टली आंसर बन जाता 17/15। अगर P और Q पूरा सॉल्व करके भी निकाल देते तो भी हो जाता। तो इट वॉज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, पर सही करने की समझ होनी चाहिए थी। ये अब काम का था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों का फंसा होगा, तो अगर इस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करा होगा
तो इस वाले के ब्लॉक होने के बहुत चांसेस थे। क्यों चांसेस थे? ये कभी एक्चुअली आईआईटी में आया हुआ है। अब इसको ज़रा नोटिस करते हैं कि क्या बोला गया, और इंटरेस्टिंग था। अगर ब्लॉक भी हो गए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं, पहली बार में इस क्वेश्चन में बच्चे ब्लॉक होते हैं। हमें गिवन था कि इफ़ पी क्यू आर आर इन जी पी, कुछ पता नहीं चला अभी, एंड दिस इक्वेशन हैज़ अ कॉमन रूट। तो हमारे लिए अभी ये नई लैंग्वेज है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बीच में कोई रूट कॉमन आ रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में अगर ब्लॉक हुए तो गलती नहीं है, क्योंकि हमारे सामने एक नई लैंग्वेज आई, हमने कभी इस लैंग्वेज को डील नहीं करा हुआ, विच इज़ परफेक्टली ओके। अब सुन के, पहली बार इसको सुन के डाइजेस्ट करना शुरू करो, इट इज़ स्टिल ओके। हमें दिया गया कि इस इक्वेशन और इसके बीच में अगर कॉमन रूट है, तो अब ये पहले वाली इक्वेशन को ज़रा देखो। इस पहले वाली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या बना? पी क्यू आर जी पी में तो क्यू स्क्वायर बराबर है पी आर के। तो इस पहले वाली इक्वेशन का एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट क्या बना? सिंपली 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर। तो क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, क्यू स्क्वायर बराबर है पी आर के, तो इसका डी आ गया 0। मतलब ये जो पहली इक्वेशन हमें गिवन थी, इसके इक्वल रूट्स थे। इसके रूट्स कैसे थे? इक्वल। अगर इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल हैं तो हमें क्लैरिटी है कि सिंपली ये x है यहाँ पे। अब dx स्क्वायर प्लस 2ax प्लस f, तो हमें ये क्लैरिटी है कि अब अगर इसमें और इसमें अगर कॉमन रूट है तो जो भी इसका रूट होगा वही इसका रूट होगा। तो अब इस इक्वेशन का रूट हम कैसे निकालते? हमें क्लैरिटी कि इस केस में जो x होता वो बराबर होता -2q माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, वो 0 ही है, होल डिवाइडेड बाई 2 है, विच वॉज 2p। तो इसका रूट क्या बना? -q/p। अब हमें क्लैरिटी कि जो ये -q/p है ये एक्चुअली उसका भी रूट है, इस इक्वेशन का भी रूट है। तो हमने सिंपली इस -q/p को लिया और उसको सेकेंड इक्वेशन में फिल कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इसका भी रूट है। हमें गिवन है कि दोनों के बीच में जो रूट्स हैं वो कॉमन है, जो रूट है वो कॉमन है। तो अब क्योंकि इस वाली इक्वेशन के दोनों रूट सेम ही आ गए, तो यही रूट जो आया वो एक्चुअली उस इक्वेशन का भी रूट होगा। तो हमने इस वैल्यू को निकाला, हमने x की वैल्यू को निकाला और इसको उसमें फिल कर दिया दूसरी वाली में। वो में क्या दिया गया? d इंटू क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ e क्यू बाई पी प्लस f बराबर है 0 के। अब हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि d बाई पी प्लस f बाई आर ये बराबर होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ e बाई क्यू के। हमने ये प्रूव करना है। तो अब हमारे पास जैसे ये इक्वेशन हमने यहाँ पे क्रिएट करी, अब हमें क्लियरिटी थी कि हमने ये टर्म क्रिएट करनी है। तो अब सारी इक्वेशन यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद भी बच्चे एक्चुअली फंस जाते। तो अब कहाँ पे फंसे? एक्चुअली प्रोसेस में। हमने बनाना क्या है? d/p। तो कैसे क्रिएट करूँ? हमें पता है कि क्यू स्क्वायर बराबर है पी आर के। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्यू स्क्वायर की जगह अगर मान लो मैं पी आर लिख दूँ, तो पी आर लिखते ही क्या बनता है? सिंपली पी आर अपॉन पी स्क्वायर कैंसिल होके बन जाता है डी आर अपॉन पी। अब इस क्यू बाई पी में नोटिस करो कि मुझे ई बाई क्यू चाहिए, तो यहाँ पे नीचे क्यू चाहिए, तो मुझे दिखता है कि क्यू बाई पी इज़ एक्चुअली आर बाई क्यू। तो इस क्यू बाई पी की जगह लिख दिया आर बाई क्यू। क्यों लिखा? ताकि कि ये ई बाई क्यू नीचे क्रिएट हो जाए, प्लस एफ बना। ये करते ही क्या अब हमें समझ में आता है कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ अब आर से, तो हमें मिल गया कि डी बाई पी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई बाई क्यू प्लस एफ बाई आर प्लस एफ बाई आर ये बराबर है 0 के। मतलब डी बाई पी प्लस एफ बाई आर बराबर है 2 टाइम्स ऑफ ई बाई क्यू के। और ये बढ़िया क्वेश्चन था और आईआईटी में कभी ये सब्जेक्टिव पेपर में प्रूव करने को आया हुआ है, पर सेंस हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए था कि इसमें एंड तक जाते कैसे। पर अच्छा क्वेश्चन था, ये सिंपल है, इस पर अब टाइम नहीं लगाते। हमें प्रूव करना था कि ए बी सी अगर जीपी में तो ये प्रूव कर दो। इसमें ए आर स्क्वायर लेके भी कर सकते थे और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी यूज़ करके भी कर सकते थे। दोनों में से किसी भी तरीके से करा, सिंपल था। नेक्स्ट में था कि शुड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स फॉर्म अ जीपी। ये भी सिंपल था, बस हमें करेज से ये कर देना चाहिए था। सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, तो हमें दिखता है कि ये भी जीपी बनी। सिंपली ये जीपी बनती जा रही है साथ साथ ही। तो ये भी कोई स्किलफुल क्वेश्चन नहीं था, इजी था। अ पर्सन हैज़ 2 पेरेंट्स 4 ग्रैंड पेरेंट्स। केवल वर्ड प्रॉब्लम आई नज़र तो मैंने डाल दी, पर ये भी सिंपल थी। तो एक्चुअली हमने किसका सम करना था? 2 से शुरू करना था हमने। 2, 4, 8 एंड सो ऑन वो जीपी थी, उसका सम ये बन जाता। यही प्रूव करना था एक्चुअली।
फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन। तो जो वो उसकी जनरेशन थी दैट वाज 1 पर्सन, उसको हमने नहीं लेना था, इसीलिए हमने सेकेंड 2 से शुरू करा। ये बनती जीपी 10 टर्म्स तक। अब ये क्वेश्चन काम का था, ये करते हैं डिस्कस। हमें गिवन था कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स एक्स वाई जेड आर इन जीपी। देखो मेन कहानी क्या है, प्रोसेस। हमें गिवन है कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स एक्स वाई जेड आर इन जीपी, प्रूव दैट 1 अपॉन एक्स प्लस ए, 1 अपॉन वाई प्लस ए, 1 अपॉन जेड प्लस ए आर इन एपी। ये हमें गिवन है, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू वाई। ये जीपी में गिवन है, वो एपी में गिवन है। अब देखो ये एपी में गिवन है, तो मेरे पास बोलने के 2 ढंग थे। 2 ढंग के आते कि या तो मैं क्या करूं, वन वे कुड हैव बीन दिस कि सिंपली हम लोग कि मैं बोल दूं कि बीच वाले का डबल है फर्स्ट प्लस थर्ड। पर मुझे ये करने पे इस क्वेश्चन पे कॉम्प्लिकेशन दिख रही थी। बिल्कुल माइंड में ये क्लिक करा कि अगर मैं करूं सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर है थर्ड माइनस सेकंड के। ऐसे क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि ये दिखा कि ऐसा लिखने पे मेरी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगी। तो यहाँ पे सिंपली x माइनस वाई बनेगा, एलसीएम लेंगे तो y प्लस ए यहाँ भी बनेगा, वहाँ भी बनेगा, कैंसिल होने वाला है। देखो लिखा बाद में, दिखा पहले। बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं फिर बाद में उस जोन में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो हमने वैसे नहीं करने क्वेश्चंस। पहले हमें क्लिक करना चाहिए कि हम ये स्टेप करेंगे उससे हमें ये फ़ायदा होगा, एग्जैक्टली वैसे सोचना है। अब ये करा, ये टर्म बनी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ए, वाई प्लस ए कट गया, तो कुछ सिंपल सी कहानी बन गई। अपनी कॉपी में नोटिस करना, कॉम्प्लिकेटेड बना ली होगी इसलिए फंसे। अब ये हमें गिवन है, ये अब इसको बिना डरे मल्टीप्लाई करा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। हमें गिवन है कि ये तीनों एपी में, एक्स वाई जेड हमें गिवन था कि जीपी में। तो हमें सिंपली अब मैंने क्या करा कि y का नाम रख लिया एक्स आर, जेड इज़ वॉट एक्स आर स्क्वायर, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वहाँ से ऐसा करते हमें मिल गया एक्स आर स्क्वायर प्लस ए बराबर है एक्स आर प्लस ए आर के। तो अब एक्स आर को एक साथ, एक्स वाले टर्म से एक साथ कर लेते हैं, तो आ गया एक्स आर कॉमन, यहाँ से आर माइनस वन, ये बराबर है, इसको उधर ले जाओ ए कॉमन आर माइनस वन, आर माइनस वन काट दो, तो इसका मतलब एक्स आर बराबर है ए के, और एक्स आर एक्चुअली था क्या, वाई। यही हमने प्रूव करना था। तो इसमें भी कोई स्किल नहीं था, बस हमें राइट तरीके से बोलना था, कोई स्किल नहीं था इस क्वेश्चन में भी, पर ऑब्जेक्टिव में ये काम का है। नेक्स्ट भी सेम तरह का था, हमें गिवन था कि इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज 3 टर्म्स आर इन एपी शो दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो हमने इन तीनों का रेसिप्रोकल लिया। अब की बार देखो मुझे ये हमें गिवन है कि ये एपी में, अब की बार दिस माइनस दिस करना इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसका डबल बराबर दिस प्लस दिस कर लेते हैं, उससे 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर आके, इसलिए मैंने ऐसा करा। 2 कॉमन लेके काट दिया, एलसीएम लिया सिंपली इसका, तो यहाँ पे जब इसका एलसीएम लोगे तो x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बन जाएगा x प्लस 2y प्लस जेड इंटू दिस। अब सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई करा, देखो समझना ध्यान से, ये टर्म क्या बनी, मैंने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करा, को एक टर्म बनी वाई स्क्वायर प्लस एक्स, सिंपली देखो यहाँ पे नोटिस करो, एक टर्म बन रही है एक्स प्लस जेड इंटू वाई, यहाँ पे भी एक टर्म बनेगी सिंपली y इंटू जेड, और ये बनेगी y इंटू एक्स, तो y इंटू एक्स प्लस जेड, वो दोनों तरफ से कैंसिल कर दी, हमें मिल गया कि एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर ये बराबर है 2y स्क्वायर के, ये बच गया। वहाँ से एक्चुअली y स्क्वायर कितना आ गया, एक्स जेड, और वही प्रूफ करना था कि तीनों जीपी में। तो ये क्वेश्चन भी काम का था, पर याद रखना मेरे क्वेश्चंस करवाने से एग्ज़ाम में जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल याद रखना। बच्चे गलती क्या करते हैं कि अब YouTube पे देखते हो, इतनी जगह हम सुनते हैं, इतने हैक्स बनाए हुए हैं IIT के नाम पे, कोई काम नहीं आता। क्यों काम नहीं आता, क्योंकि वो सारे हैक्स जो हैं वो बिल्कुल ही यूज़लेस होते हैं। वो उस क्वेश्चन में तो काम आ गए जिस साल वो IIT में आए, उनके हैक्स बना दिए गए, दुनिया भर की स्टुपिडिटी कर दी ऑन द नेम ऑफ IIT। जब एक्चुअल एग्ज़ाम दो तो समझ में आता है कि वहाँ पे वो नया क्वेश्चन बना के डाल देते हैं। तो हमें बिल्कुल जड़ से पकड़ना आना चाहिए कि हमारा हाथ सही तरीके से चलता है कि नहीं, तो उसका कोई तोड़ नहीं, वो बिना क्वेश्चंस करे अपने आप नहीं आ सकता। ये इंटरेस्टिंग था। हमें गिवन था कि ABC आर इन AP, ABC हमें गिवन था कि AP में, और ये तीनों फर्दर गिवन था कि AP में, तो हमने प्रूव करना था कि AD बराबर है BC के। तो जो दिया गया हमने वो करा। हमें गिवन था कि ABC AP में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2B बराबर है A प्लस C के। फिर ये तीनों AP में है, तो सिंपली वहाँ से 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन C बराबर है 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन D के।
वहाँ से सिंपली एलसीएम लेके हमें सी मिल जाता, चलो हमने ये बना लिया। वहाँ से हम लोग सिंपली अगर मान लो एलसीएम लेके निकाल लेते वैल्यू तो भी आ जाती, तो वहाँ से एक्चुअली सी निकल आता 2 टाइम्स ऑफ बी डी अपॉन बी प्लस डी। मैंने लिखा नहीं इसको यहाँ पे, पर ये निकल आता। तो हमने चलो इसको सिंपली जो दिया गया उसको मल्टीप्लाई करा, उसका यूज़ करा, प्रूव करना है हमने कि ए डी बराबर है बी सी के। सिंपली जो दिया था उसका एलसीएम लिया, नथिंग स्पेशल, ये टर्म बनी। यहाँ से अभी कुछ क्लिक नहीं कर रहा, अब हमें पता है कि 2b बराबर है a प्लस सी के। तो जो प्रूव करना है उसमें AD है, तो मेरी वहाँ पे बिल्कुल निगाह क्या जाती है कि मुझे AD BD वो टर्म्स बनानी है। तो अब 2BD बराबर है BC प्लस DC के। तो वहाँ से हमें क्लैरिटी है कि अगर मैं इस 2D को इधर ले आता हूँ, देखो उसमें अभी A मिसिंग था, तो मैंने D कॉमन लिया और यहाँ पे 2B माइनस सी बना। क्यों बनाया? क्योंकि मुझे दिखता था कि 2B माइनस सी जो है दैट इज़ एक्चुअली A। जैसे ये बना, हमें डायरेक्टली जो प्रूव करना है वो अपने आप ही डेवलप हो गया। तो इस क्वेश्चन में अगर मान लो ये अपने आप नहीं कर पाए, किसी और तरीके से करा बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाए तो याद रखना बच्चे आपके साथ के सारे ये बात नहीं समझ पाते कि हमें जीपी आता है, हमें एपी आता है, हम फंसे कहाँ पे? प्रोसेस में। उस बात को समझना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने के बाद उस पर अवेयर होने के बाद उसके बाद क्वेश्चंस को वैसे करने की करो कि मेरा होना चाहिए। मुझे चालाकी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्किल सीखना है, ये आता नहीं होता, ये सीखना है। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि मैं किस तरीके से मूव कर रहा हूँ क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट देखो, अब ये सिंपल था, हमें गिवन है कि ABC AP में है और XYZ GP में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले भी करा था, पर ABC अगर AP में है तो अब नोटिस करो वहाँ पे B माइनस सी है। तो B माइनस सी अगर मान लो कॉमन डिफरेंस D मान लिया तो C माइनस B भी कॉमन डिफरेंस है। अब सिंपली x की पावर माइनस डी, y की पावर 2d बन गया c माइनस ए, और z की पावर माइनस डी। वहाँ से बन गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड की पावर d। और एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड कितना होगा? सिंपली 1। वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स जेड के, उसकी पावर d कितना हो गया? 1। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये अब काम का था। ये क्वेश्चन एक्चुअली IIT में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आया है अभी थोड़े साल पहले। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, थोड़े साल पहले तो नहीं, लेकिन ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत काम का था। अब करना क्या था? प्रोसेस राइट करना था। हमें गिवन है कि ABC AP में, ये 3 टर्म्स भी AP में, हमने प्रूव करना था कि -a/2 B और C GP में है या फिर A बराबर है B बराबर है C के। गिवन क्या है? ABC AP में, तो मतलब 2B बराबर है A प्लस C के, मतलब B माइनस A बराबर है C माइनस B के। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर ये 3 टर्म्स अगर मेरे पास AP में है तो मेरे पास लिखने के 2 ढंग थे। एक तरीका था कि मैं लिख दूं कि 2/b², मतलब इसका ट्वाइस बराबर है दिस प्लस दिस के, और एक तरीका था कि मैं लिखूं दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो पता है हमारा ये काम है कि हम वो तरीका सिलेक्ट करें जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस ईजी बने, ये हमारा काम है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं? वो कहते हैं मैंने ऐसे नहीं करा, मैंने ऐसे करा, मेरा ऐसे क्यों नहीं हो रहा। तो उनको ना जैसे मतलब समझो कि हमने यहाँ से अगर एक सिटी से अगर दूसरी सिटी जाना है और हमने A से अगर B पे जाना है और हम पीछे की तरफ भागना शुरू कर दें, फिर हम पूछे कि हम पहुँच क्यों नहीं रहे, तो दैट इज़ अ सिली मिस्टेक। हमें समझना, अच्छा भाई वहाँ जाना है तो उसका तरीका सीखो, प्रोसेस को राइट करो। मुझे दिख रहा है कि यार ये करेंगे तो फंसेगा, अगर दिस माइनस दिस करें तो उसका बेनिफिट क्या है? नोटिस करो यहाँ पे A माइनस बी बनेगा A² माइनस B², यहाँ पे B² माइनस C², और A माइनस बी और B माइनस C तो बराबर है, उसका फ़ायदा हो गया। सिंपली A² माइनस B² फैक्टराइज करके A माइनस बी, यहाँ से B माइनस C कैंसिल कर दिए, ये मिल गया हमें, B² अलग से कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन जो कि इतना डिस्टर्बिंग हो सकता था वो एक्चुअली इतना इजी हो गया अगर हमने उसको लिखा सही। तो अगर ये नहीं हुआ तो क्या गलती AP की है? नहीं है। AP के बेचारे की क्या गलती? क्या गलती कहीं से GP की है? GP ने क्या करा है? GP तो हमें बता दिया गया। गलती है हमारी कैलकुलेशंस की, उसमें भी हमें उसको राइट कैसे करना है वो सीखना है। मतलब प्रोसेस हैज़ टू बी लर्नड, हाउ इट हैज़ टू बी हैंडल्ड। ये बनी टर्म, अब मुझे दिखता है AC² यहाँ से बनेगा, CA² यहाँ से बनेगा, उनको एक साथ कर लो, ये बनी एक्सप्रेशन। अब यहाँ से C माइनस A काटना नहीं था, वी हैव टू एक्चुअली, मतलब एग्जैक्टली अब इसमें अब देखो A माइनस C कैंसिल नहीं करना होता। अगर AB बराबर होता है AC के तो इसका मतलब A इंटू B माइनस C बराबर होता है 0 के, ये बात हम जानते हैं। तो अब यहाँ से 2 केसेस बनते हैं, आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू C। तो एक केस ये बना इसको कैंसिल करके कि A इक्वल टू C। सेकेंड केस क्या बना कि AC इज इक्वल टू माइनस ऑफ B टाइम्स ऑफ A प्लस C।
तो हमने केस 1 बना लिया, a इज इक्वल टू सी, इसको फिल करोगे, a इज इक्वल टू सी को यूज़ करोगे तो उससे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ गया। सेकेंड केस ये बना ए सी माइनस ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी सी, यहीं से। तो अब इसमें से अगर माइनस बी कॉमन लिया जाए तो ये a प्लस सी है, और a प्लस सी बराबर था 2b के, तो उसको फिल करा, तो ये बन गया वो सेकेंड टर्म। देखो अगर हमने ये प्रूव करना था कि वो जीपी में है तो सिंपली क्या प्रूव करना था कि बी स्क्वायर बराबर है सिंपली माइनस ए बाई 2 इंटू सी के। एक्चुअली वही प्रूव हो गया जो हमें कहा गया था कि प्रूव करो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पर नोटिस करो कि इसको हैंडल कैसे करा, इसकी कैलकुलेशंस को हैंडल कैसे करा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था और कर सकने वाला था। हमें गिवन था कि 5 रियल नंबर्स हैं, ए बी सी ए पी में, बी सी डी जी पी में, 1/c 1/d 1/e ए पी में। डायरेक्टली देखो हमें लगता है कितना ज़्यादा डेटा प्रोवाइडेड है, बस ये इतना ही स्किल था। अब ए बी सी अगर ए पी में तो 2b बराबर है a प्लस सी के, और बी सी डी जी पी में तो सी स्क्वायर बराबर है बी डी के। ये तीनों अगर ए पी में है तो ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ 1/d बराबर होगा 1/c प्लस 1/e के, वहाँ से डी ए बन गया। अब हमें ए और ई दे दिए गए और कुछ और दिया नहीं, तो अब मेरे मन में ये आता है कि क्यों ना एक काम करें कि सी स्क्वायर बराबर है बी डी के, यहाँ से मान लो बी की वैल्यू निकाली विच इज़ a प्लस सी बाई 2, और डी की वैल्यू 2c अपॉन सी प्लस सी मैंने यहाँ डाल दी। ये और ये कैंसिल हो गए, एक सी भी कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो हमें सिंपली ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग मिल गया कि सी स्क्वायर बराबर है ए ई के। अब ए और ई हम जानते थे कि 2 और 18 है, तो वहाँ से सी आ गया, सी स्क्वायर आ गया 36, वहाँ से सी आ गया प्लस माइनस 6। जब सी आ गया और हमें ई पहले से पता है तो समझ में आता है कि डी आ गया, और साथ साथ ही बी आ गया। क्यों? क्योंकि बी बराबर है 2b बराबर है a प्लस सी के। a हमें गिवन है, c हमें गिवन है, तो b भी आ गया। तो सारी इसमें कहानी क्या थी, एक्चुअली ये c निकालने की। हमें यहाँ पे नंबर्स पॉजिटिव नहीं गिवन, पॉजिटिव नेगेटिव हमें एक्चुअली दोनों ही केसेस लेने चाहिए थे। बस देखना चाहिए था कि कहीं पॉजिटिव वाला केस लेके e की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग मैच ना कर रही हो, बस वो चीज़ को हमने नोटिस करना था। पर एग्जैक्टली करने का तरीका ये बनता, एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पर ऐसे करना चाहिए था। नेक्स्ट हमें गिवन था कि इफ़ x1 z आर इन ए पी, x2 z आर इन जी पी, तो प्रूव करना था कि 1/x 1/4 1/z आर इन ए पी। सिंपल था ये वाला एक्चुअली। ये 3 हमें गिवन है कि ए पी में तो x प्लस z बराबर था 2 के, ये तीनों जी पी में तो xz बराबर था 4 के। प्रूव हमने क्या करना है कि वो तीनों ए पी में है, मतलब प्रूव करना है कि 2 टाइम्स ऑफ दिस बराबर होना चाहिए दिस प्लस दिस के। ये दिस वॉज टू बी प्रूव्ड, मतलब 1/2 को बराबर होना चाहिए x प्लस जेड अपॉन एक्स जेड के, ये हमने प्रूव करना है। तो अब x प्लस जेड हम जानते हैं कि वो 2 है, एक्स जेड हम जानते हैं कि 4 है, तो दिस इज आर एच एस जो कि 1/2 बन गया विच इज़ इक्वल टू एल एच एस। तो डायरेक्टली जो हमें कहा गया प्रूव करने को वो हम कर सके प्रूव। तो ये थी इस असाइनमेंट की कंप्लीट डिस्कशन। इसमें जिन जिन क्वेश्चंस पे ब्लॉक हुए उस पर अपने आप को नोटिस करना। देखो पता है इस पूरे चैप्टर में, पूरी कहानी में हमारी इम्प्रूवमेंट होगी हमारे अपने आप को पुश करने से। जो असाइनमेंट्स करोगे, क्लास में हम लोग क्वेश्चंस बिल्कुल प्रॉपर ढंग के लेवल के सब कर चुके होंगे। असाइनमेंट के थ्रू यू वुड बी गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली एक्सप्लोर योरसेल्फ, तो उसको करना। इन सब क्वेश्चंस की डिस्कशन का एग्जैक्ट पर्पज़ ये है कि हमें समझ में आए कि सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो होते डुएबल हैं। जहाँ जहाँ पे फंसे हो ना उसको अपने हाथ से लिख के करो। यू वुड बी सरप्राइज कि नेक्स्ट टाइम वो होने लग जाते हैं। पहली बार हमारा दिमाग ना बहुत बड़ा प्लेयर है, वो हमें पहली बार हर बार मना करेगा कि तेरे से नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व, हमें उसको ओवरकम करना पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम वो हमारा स्लेव बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन हमारा पहली बार में नहीं हुआ ना, यू वुड बी सरप्राइज कि वो खुद से हमारा अगली बार में सॉल्व होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हमारे माइंड ने मान लिया कि ये तो कर लेता है क्वेश्चन सॉल्व। तो गेट ओवर योर माइंड इन दैट सेंस, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है इसमें। चलो, दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट असाइनमेंट। गेट रेडी फॉर द सेकेंड असाइनमेंट।